वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी घटनाक्रम के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अगला करंट अफेयर्स है, अंटार्कटिका में रिकॉर्ड उच्च तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। तो अंटार्कटिका में रिकॉर्ड उच्च तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया। यह बात किसने पुष्टि की? तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने। तो इस बात की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने की। इसकी पुष्टि कब की गई संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के द्वारा? तो 1 जुलाई 2021 को। तो इसकी पुष्टि 1 जुलाई 2021 को की गई। और इसकी पुष्टि किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का एक मुख्य एजेंसी WMO, संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसकी पुष्टि करने वाला जो संगठन था उसका नाम था WMO, संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और इसकी जो पुष्टि हुई वह कहां पर हुई? तो एस्पेरांजा रिसर्च स्टेशन अर्जेंटीना में। तो इसकी पुष्टि एस्पेरांजा रिसर्च स्टेशन अर्जेंटीना के द्वारा किया गया। इसी के साथ अंटार्कटिका अब दुनिया के सबसे तेज गर्म क्षेत्रों में से एक बन गया है, जिसमें पिछले 50 वर्षों में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखेंगे कि अंटार्कटिका में रिकॉर्ड उच्च तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बात की पुष्टि किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने की। और इसकी पुष्टि 1 जुलाई 2021 को हुई। और इसको पुष्टि करने वाला संगठन का नाम था संयुक्त राष्ट्र मौसम विज्ञान संगठन, अर्थात WMO। इसकी पुष्टि कहां पर हुई? तो अर्जेंटीना के एस्पेरांजा रिसर्च स्टेशन। और इसी के साथ अंटार्कटिका अब दुनिया के सबसे तेज गर्म क्षेत्रों में से एक बन गया है, जिसमें पिछले 50 वर्षों में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान की वृद्धि दर्ज की गई। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा स्टॉर्म कहां पहुंचा? तो द्वीप के पास पहुंचा। क्यूबा ने सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेज दिया। कितने लोगों को? तो 1,80,000 लोगों को। तो उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा स्टॉर्म कहां पहुंचा? द्वीप के पास। क्यूबा ने सुरक्षित स्थानों पर भेजे 1,80,000 लोग। कब भेजा? तो 4 जुलाई 2021 को। तो क्यूबा ने 4 जुलाई 2021 को 1,80,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। अब ये एल्सा स्टॉर्म क्या है? तो यह स्टॉर्म अर्थात आंधी, यह सबसे पहला 5वां नामित तूफान है। तो याद रखेंगे, एल्सा स्टॉर्म सबसे पहला 5वां नामित तूफान है। 3 जुलाई की सुबह 31 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आया और वर्ष 2021 के अटलांटिक तूफान के मौसम का यह पहला तूफान बना। तो याद रखेंगे कौन सा तूफान? एल्सा स्टॉर्म, एल्सा नामक एक आंधी वाला तूफान, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, वन महोत्सव के बारे में। तो वन महोत्सव की शुरुआत की गई। हर एक साल जो है 1 से लेकर 7 जुलाई तक यह चलने वाला एक त्योहार है। तो वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? तो इसके शुरुआत करता थे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी शुरुआत की। कौन सा पौधा लगाकर इस वन महोत्सव की शुरुआत की गई? तो परिजात का पौधा, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
परिजात का पौधा लगाकर इस वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो पेरिस समझौते के तहत अपने वन संपदा के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था पेरिस समझौते के तहत अपने वन संपदा के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करना। वन महोत्सव 1 से लेकर 7 जुलाई तक चलने वाला एक त्योहार है। तो वन महोत्सव 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष चलने वाला एक त्योहार है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1500 वर्ग किलोमीटर वन संपदा में वृद्धि की गई है। तो याद रखेंगे, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15,000 वर्ग किलोमीटर वन संपदा में वृद्धि हुई है। भारत का क्या लक्ष्य है? तो वर्ष 2030 तक वन लगाकर 2.5 मिलियन टन कार्बन की प्राप्ति करना। तो भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक वनों में वृद्धि करके 2.5 मिलियन टन कार्बन की प्राप्ति करना। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2060 तक अंटार्कटिका में होंगे असाधारण जलवायु परिवर्तन। तो वर्ष 2060 तक अंटार्कटिका में असाधारण जलवायु परिवर्तन होंगे। किस रिपोर्ट में इस अध्ययन का प्रकाशन हुआ? तो नेचर जर्नल में। तो इस अध्ययन का प्रकाशन नेचर जर्नल नामक एक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ। और इसका कारण क्या था? तो वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन। तो इस जलवायु परिवर्तन का क्या कारण बताया कि 2060 तक अंटार्कटिका में असाधारण जलवायु परिवर्तन का कारण वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को बताया गया। किसके द्वारा? तो नेचर जर्नल के द्वारा। इस अध्ययन के अनुसार 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका में विशेष रूप से विशाल थ्वाइट्स ग्लेशियर के माध्यम से बर्फ के नुकसान में भारी वृद्धि होगी। तो इस अध्ययन में क्या कहा गया कि 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका में विशेष रूप से विशाल थ्वाइट्स ग्लेशियर के माध्यम से बर्फ के नुकसान में भारी वृद्धि होगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि समुद्र का जल वर्ष 2100 तक विस्फोटक स्तर तक बढ़ सकता है। तो वर्ष 2100 तक समुद्र का जल एक विस्फोटक स्तर का रूप ले सकता है। 2150 तक यह वृद्धि 2.3 इंच अर्थात 6 सेंटीमीटर तक वृद्धि हो जाएगी, जबकि वर्ष 2300 तक इसमें 10 गुना की वृद्धि होगी। तो समुद्र के जल में 2150 तक कितनी वृद्धि होगी? तो 6 सेंटीमीटर अर्थात 2.3 इंच, जबकि वर्ष 2300 तक 10 गुना वृद्धि होगी। याद रखेंगे। इस मिशन को शुरुआत करने का सुझाव, शुरुआत करने का क्या सुझाव था? तो तुरंत उत्सर्जन करें हम, तुरंत उत्सर्जन करें कम। इस मिशन को शुरुआत करने का सुझाव था तुरंत उत्सर्जन करें कम। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक पक्षी है कॉमन क्रेन पक्षी। तो कॉमन क्रेन पक्षी 300 से अधिक वर्षों के बाद लौट आए आयरलैंड। तो आयरलैंड का एक पक्षी है, राजकीय पक्षी कॉमन क्रेन। तो 300 वर्षों के बाद ये वापस कहां पे लौट आए? तो आयरलैंड लौट आए। ये आयरलैंड से पलायन कर चुके थे, याद रखेंगे। तो 300 वर्षों के बाद ये आयरलैंड क्या हो गए? तो लौट आए। इन पक्षियों के बारे में बात की जाए तो इनकी ऊंचाई 4 फीट होती है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 4 फीट। इनके पंखों का फैलाव कितना होता है? तो 7 फीट। ये अपने पंखों को 7 फीट तक फैला सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि भारत के गुजरात में आया चक्रवाती तूफान तौकताय।
कब आया? तो 18 मई 2021 को। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि तौकते क्या है? तो तौकते एक चक्रवाती तूफान है। तो याद रखेंगे, तौकते एक चक्रवाती तूफान है जो 18 मई 2021 को कहां पे आया? तो गुजरात में। अगला करंट अफेयर्स है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारत ने लिया तीसरे अंटार्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग। तो भारत ने तीसरे साइंस मिनिस्ट्रियल में, अंटार्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में क्या किया? तो भाग लिया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिक में दीर्घकालिक सहयोग के लिए योजनाएं की क्या करेगा? तो साझा करेगा। तो भारत ने तीसरे अंटार्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया और अंटार्कटिक में दीर्घकालिक सहयोग के लिए योजनाओं को क्या करेगा? भारत तो साझा करेगा। भारत ने कब भाग लिया? तो 8 मई 2021 को। भारत ने 8 मई 2021 को भाग लिया। इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सेदारी ली? तो भारत की तरफ से भाग लिया केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो भारत की तरफ से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया। इस साल के अंटार्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल का विषय क्या था? तो नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि इस साल के आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल का विषय था नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक, एएसएम। एएसएम अर्थात अंटार्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग और अनुसंधान पर चर्चा करने के लिए एक वैश्विक मंच है। तो एएसएम अर्थात आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग और अनुसंधान पर चर्चा करने के लिए एक वैश्विक मंच है। इस काउंसिल में डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत अनुसंधान, अवलोकन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से आर्कटिक में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। तो इस बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा कि भारत अनुसंधान, अवलोकन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से आर्कटिक में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला एक बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है कि रूस के कैस्पियन तट पर लुप्त प्राय सील्स मृत मिली। तो रूस के कैस्पियन के तट पर एक लुप्त प्राय सील्स कैसी अवस्था मिली? तो मरी हुई अवस्था में पाई गई। ये सील विलुप्त हो चुके थे जो कैस्पियन सागर के तट पर मृत अवस्था में प्राप्त हुई। याद रखेंगे। इसकी जानकारी किसने दी? तो इसके बारे में जानकारी दिया मॉस्को मरीन मैमल्स रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं ने। तो इसके बारे में जानकारी किसने दी? तो मॉस्को मरीन मैमल्स रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं ने। कितने सील्स मृत पाए गए? तो 170। तो 170 सीलों को क्या देखा गया? तो मरी हुई अवस्था में पाया गया। किस स्थान पर यह सील मिली? तो डैग अस्टान गणराज्य की राजधानी माख चकला में। तो ये जो सील प्राप्त हुई वह कहां से प्राप्त हुई? तो डैग अस्टान गणराज्य की राजधानी कहां पे? माख चकला में। इनके मृत्यु का कारण क्या था? तो जल प्रदूषण। तो इनके मृत्यु का कारण था जल प्रदूषण। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेघालय में मिली
सैरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन पुरानी हड्डियां। तो मेघालय में सैरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन पुरानी हड्डियां प्राप्त हुई। तो याद रखेंगे किस डायनासोर की, तो सेरोपॉड। तो मेघालय में सेरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन पुरानी हड्डियां प्राप्त हुई। किस जिले में प्राप्त हुई, तो पश्चिमी खासी हिल्स जिले में। तो पश्चिमी खासी हिल्स जिले में सेरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन पुरानी हड्डियां प्राप्त हुई। इस डायनासोर की खासियत क्या थी, तो इसकी गर्दन काफी लंबी हुआ करती थी। तो इस डायनासोर की खासियत थी कि इसकी जो गर्दन थी वह काफी लंबी हुआ करती थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके खोजकर्ता कौन थे, अर्थात इस डायनासोर की खोज किसने की, डायनासोर की हड्डियों की खोज किसने की, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले ऑन्टोलॉजी डिवीजन के शोधकर्ता। तो इसके खोजकर्ता थे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले ऑन्टोलॉजी डिवीजन के शोधकर्ता। इस नवीनतम निष्कर्षों में मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद मेघालय भारत का ऐसा 5वां राज्य बन गया और उत्तर पूर्व में एकमात्र राज्य बन गया है। तो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में यह एकमात्र राज्य बन गया है, जबकि पूरे भारत का यह 5वां राज्य बन गया है इस नवीनतम निष्कर्षों के क्षेत्र में, जहां सेरोपॉड की हड्डियां मिली हैं जो टाइटेनोसोरियन प्रजाति से मिलती जुलती है। तो इनकी जो हड्डियां हैं किस प्रजाति से मिलती जुलती है, टाइटेनोसोरियन प्रजाति से। याद रखेंगे ये हड्डियां किस अवधि की है, तो ये हड्डियां लेट फ्रेटेशियस अवधि की हैं। याद रखेंगे कि ये जो हड्डियां हैं लेट फ्रेटेशियस अवधि की हैं। तो याद रखेंगे कि इस नवीनतम निष्कर्षों में मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद मेघालय भारत का ऐसा 5वां राज्य बन गया, जबकि उत्तर पूर्व में अर्थात नॉर्थ ईस्ट के इलाके में यह मेघालय एकमात्र राज्य बन गया है जहां सेरोपॉड की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। और ये हड्डियां किस प्रजाति से मिलती हैं, तो टाइटेनोसोरियन प्रजाति से। और ये किस अवधि की हड्डियां हैं, तो लेट फ्रेटेशियस अवधि की। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद पूछ सकता है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक अर्थात ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स 2021 या ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स या ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स अर्थात वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 जारी किया गया। 2021 इसकी रिपोर्ट कब जारी हुई, तो 21 अप्रैल 2021 को। तो यह जो रिपोर्ट जारी हुआ वह 21 अप्रैल 2021 को जारी हुआ। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला मंच कौन है, तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच वेफ ने। यही वेफ प्रत्येक वर्ष ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक को क्या करता है, तो जारी करता है। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को शामिल किया गया, तो 115 देश। तो इस सूचकांक में कुल 115 देश शामिल थे, जिसमें भारत का स्थान कितना था, तो 87वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह पूछा जा सकता है कि वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक अर्थात ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स 2021 में यह जो भारत का स्थान है वह कौन सा है, तो 87 नंबर, 87वां स्थान है। पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो स्वीडन ने।
तो दो चीजें तो हम इंपॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे, एक पहला स्थान और दूसरा भारत का स्थान। तो पहला स्थान स्वीडन और भारत का स्थान 87। कितने देशों में? तो 115 देशों में। दूसरा स्थान पर कौन रहा? तो नॉर्वे रहा, जबकि तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा। याद रखेंगे इस सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश शामिल हैं। तो इस सूचकांक में शुरू के जो 10 देश हैं वे सभी पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के कंट्री हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन 68वें नंबर पर है और भारत 87वें नंबर पर है। इन दोनों की कुल वैश्विक ऊर्जा मांग में सामूहिक रूप से 1/3 हिस्सेदारी है। तो इस रिपोर्ट ने क्या कहा कि चीन जो कि 68वें पोजीशन पर है इस रिपोर्ट में, इस सूचकांक में, और भारत 87वें नंबर पर है इस सूचकांक में। तो इन दोनों की कुल वैश्विक ऊर्जा मांग में सामूहिक रूप से कितनी हिस्सेदारी है? तो 1/3 का, पूरे विश्व के 1/3 की हिस्सेदारी है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नई तितली की प्रजाति की खोज हुई। कहां पे? तो भारत के पश्चिमी घाट में। भारत के पश्चिमी घाटों में मिली तितली की नई प्रजातियां। तो भारत के पश्चिमी घाट में तितली की नई प्रजातियों की खोज हुई। इसके जीन्स का क्या नाम है? तो टैक्सन नाकाडुब्बा। तो इसके जो जीन्स है उसका नाम है टैक्सन नाकाडुब्बा। इसकी खासियत क्या है? तो यह एक लाइकेनिड तितली है। यह एक लाइकेनिड तितली है, अर्थात लाइकेन में रहने वाला एक तितली है। इसके खोजकर्ता कौन थे? अर्थात इस तितली की खोज किसने की? तो त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी से डॉक्टर कालेश सदाशिवन और बैजू के थेनी से रामासामी नाइकर, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के राहुल खोत। तो 3 लोगों ने मिलकर इसकी विशेष खोज की। त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी से डॉक्टर कालेश सदाशिवन और बैजू के थेनी से रामासामी नाइकर, जबकि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के राहुल खोत के द्वारा। यह पहली बार है कि किसी तितली प्रजाति की खोज पश्चिमी घाट के अखिल भारतीय अनुसंधान दल ने की। तो यह पहली बार था जब किसी तितली की प्रजाति की खोज पश्चिमी घाट के अखिल भारतीय अनुसंधान दल ने की। इस तितली की प्रजाति का क्या नाम रखा गया? तो रामासामी की 6 लाइन ब्लू और सिलोन वरियानेली, ये दोनों भगवान राम के नाम पर रखे गए। तो तितली की प्रजाति का नाम रखा गया रामासामी की 6 लाइन ब्लू और सिलोन वरियानेली, ये दोनों भगवान राम के नाम पर रखे गए हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो वितरण है वह कहां कहां पे किया गया? तो इसका वितरण, इस तितली का वितरण कहां कहां पे है? तो भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और समोआ। तो इस तितली का जो एरिया है वह कहां, कौन कौन राज्य देशों में है? तो इसका वितरण भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और समोआ तक इसका फैलाव है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, 100% है कि यह आ ही जाएगा, 100% इसके आने के चांस है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग अर्थात तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पे स्थापित हो गया? तो तेलंगाना में। याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पे लगाया जाएगा? तो तेलंगाना में। याद रखेंगे, अर्थात फ्लोटिंग पावर प्लांट। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो 100 मेगावाट बिजली। इसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट बिजली रहेगी। याद रखेंगे, यह किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी के द्वारा। तो यह जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग अर्थात तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है वह किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है?
तो एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप शक्ति निगम, याद रखेंगे। कहां पे? तो रामगुंडम पेडुपल्ली जिला तेलंगाना में। तो इसे कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो रामगुंडम पेडापेल्ली जिला तेलंगाना में, याद रखेंगे। तो पेडापेल्ली जिला जो कि तेलंगाना में है, तो वहां के रामगुंडम इलाके में। अगला इसकी अनुमानित लागत कितनी रखी गई है? तो इसके लिए अनुमानित लागत 423 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। तो इसके लिए जो अनुमानित लागत है वह 423 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, याद रखेंगे। तो इसे कितने क्षेत्रफल में बनाया जाएगा? तो 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में इसे निर्माण किया जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका लक्ष्य, भारत का लक्ष्य क्या है कि 2022 तक भारत की 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसमें 100 गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता भी शामिल है। तो भारत का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत की 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसमें 100 गीगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता भी शामिल है। अब हम लोग देखते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, याद रखेंगे, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यह पहला राष्ट्रीय थर्मल पावर था। तो एनटीपीसी पहला राष्ट्रीय थर्मल पावर है, याद रखेंगे। 2010 में इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। तो एनटीपीसी को 2010 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। 1975 से यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। तो याद रखेंगे एनटीपीसी 1975 से भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है, याद रखेंगे। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का यह एक उपक्रम है। तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत यह एनटीपीसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या शुरू किया? गो इलेक्ट्रिक अभियान। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नितिन गडकरी ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था गो इलेक्ट्रिक अभियान, याद रखेंगे, गो इलेक्ट्रिक अभियान इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 19 फरवरी 2021 को। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2021 को की गई। नितिन गडकरी कौन है? तो केंद्रीय परिवहन, सड़क और राजमार्ग मंत्री। ये अब बदल चुके हैं। तो नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन, सड़क और राजमार्ग मंत्री थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस गो इलेक्ट्रिक अभियान का उद्देश्य था ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ई मोबिलिटी के साथ भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग के फायदा के बारे में जागरूकता फैलाना एवं जीवाश्म ईंधन आयात निर्भरता को कम करना। तो यह जो इसका मुख्य उद्देश्य था गो इलेक्ट्रिक अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य था ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ई मोबिलिटी के साथ भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग के फायदा के बारे में जागरूकता फैलाना और जीवाश्म ईंधन आयात निर्भरता को कम करना। अगला इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग क्षेत्र को किया गया जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। तो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। कब इसकी घोषणा हुई? तो 31 मार्च 2021 को। इसकी घोषणा कब हुई? तो 31 मार्च
2021 को। याद रखेंगे, यह महाराष्ट्र राज्य में 5वां विश्व विरासत स्थल बना। इसी के साथ ही यह पांचवा महाराष्ट्र राज्य में 5वां विरासत स्थल बना। याद रखेंगे, सिंधु दुर्ग स्थल का स्थान कहां पे है? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के सिंधु दुर्ग जिले के आंबोली जिले में। याद रखेंगे, आंबोली जिले में कि सिंधु दुर्ग स्थल का स्थान कहां पे है? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के सिंधु दुर्ग जिले के अंबोली जिले में। इस क्षेत्र में एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली प्रजातियों की भी खोज हुई। तो इसी क्षेत्र में एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजातियों की भी खोज हुई। इसका नाम, इस स्थल का नाम हिरण्यकेशी नदी के नाम पर रखा गया। तो इस स्थल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो हिरण्यकेशी नदी के नाम पर रखा गया। और इसी क्षेत्र में दुर्लभ मीठे पानी की मछली प्रजातियों की खोज हुई। इस मीठे पानी की मछली का क्या नाम है? तो सिस्टरा हिरण्यकेशी। इस मीठे पानी की मछली का नाम है सिस्टरा हिरण्यकेशी। और मीठे पानी की मछली के खोजकर्ता कौन थे? तो किन्होंने मीठे पानी की मछली की खोज की? तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इच्थोलॉजी द्वारा अक्टूबर 2020 में। तो इस मीठे पानी की मछली की खोज की इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इच्थोलॉजी कब? अक्टूबर 2020 में। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अगले कुछ वर्षों में सभी बल्बों को एलईडी बल्बों में बदल देगी। तो भारत सरकार अगले कुछ वर्षों में जितने सारे बल्ब हैं उन सभी बल्बों को एलईडी बल्ब में परिवर्तित कर देंगी। याद रखेंगे, सभी बल्बों को एलईडी बल्ब बना देगा। इसकी घोषणा किसने की, अर्थात इसके घोषणाकर्ता कौन थे? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। किस बल्ब को बदला जाएगा? तो 40 से 60 वाट के सभी सामान्य बल्बों को। तो 40 से 60 वाट के सभी सामान्य बल्बों को क्या किया जाएगा? तो एलईडी बल्ब से रिप्लेस किया जाएगा, बदला जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में लगभग 2 बिलियन सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदल दिया है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में लगभग 2 बिलियन सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों से बदल दिया है। भारत का क्या लक्ष्य है? तो भारत का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 35% की कमी करना, जो कि वर्तमान में कितना है? तो 26% की कमी होती है। तो भारत का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 35% की कमी लाना, जो कि वर्तमान में 26% की कमी होती है। याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, पेट्रोलियम मंत्री उस समय पेट्रोलियम मंत्री थे कौन? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल की फर्स्ट सप्लाई को हरी झंडी। तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल को की पहली सप्लाई को क्या की? तो हरी झंडी दिखाई। याद रखेंगे कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बायोडीजल की फर्स्ट सप्लाई, जो कि यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल है, तो उसकी पहली सप्लाई को क्या की? तो हरी झंडी दे दी। हरी झंडी कब मिली? तो 4 मई 2021 को। यह जो हरी झंडी मिली वह 4 मई 2021 को मिली। याद रखेंगे। किस टर्मिनल से इसे हरी झंडी दी गई? तो टिकरी कला टर्मिनल से। याद रखेंगे, टिकरी कला टर्मिनल से यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल को की पहली सप्लाई की मंजूरी मिली, टिकरी कला टर्मिनल से।
किस योजना के तहत इसे लॉन्च किया गया? तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ईओआई योजना के तहत। तो ईओआई योजना के तहत इसे क्या किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया ईओआई अर्थात एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत। कब लॉन्च किया गया? यदि बात की जाए कि कब लॉन्च, तो 10 अगस्त 2019 को। इसको 10 अगस्त 2019 को ही लॉन्च कर दिया गया था। पूरे देश में 300 स्थानों के लिए ऐसे ईओआई के प्रकाशनों को एक और वर्ष के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो पूरे देश में 300 स्थानों के लिए ऐसे ईओआई के प्रकाशन को एक और वर्ष के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अमेरिकी विशेष दूत ने की जलवायु संयुक्त अनुसंधान पर चर्चा। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अमेरिकी विशेष दूत ने जलवायु संयुक्त अनुसंधान पर चर्चा की। यह चर्चा कब हुआ? तो 6 अप्रैल 2021 को। यह चर्चा 6 अप्रैल 2021 को किया गया। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, याद रखेंगे। तो प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। यह जो वार्ता हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी के 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान हुआ। तो यह वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी के भारत में 4 दिवसीय यात्रा के दौरान हुआ। तो यह तो था हमारा आज का पर्यावरण और पारिस्थितिकी घटनाक्रम। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और इसे कंटिन्यू करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। तब तक नमस्कार, जय हिंद।